So the first question is, a woman runs 2 kilometers from X to Y in 20 minutes and then rests at Y for 10 minutes. She then takes 10 minutes to run 1.6 kilometers from Y to Z. Okay, अब सिचुएशन क्या है? अभी यहाँ पे उन्होंने आपको एक मैप भी बना के दे दिया, डायग्राम भी, ठीक है, X, Y, Z. तो what I would personally do is to draw arrows first to understand कि हो क्या रहा है. पहले she runs from X to Y, तो X से Y इधर एरो हेड आप ड्रॉ कर लें, ठीक है. X से Y रन करने में उसको टाइम कितना लगा? 20 minutes. I'm gonna write T equals 20 minutes. And then rests at Y for 10 minutes. I'm just gonna draw an arrow here. और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ rest is equal to 10 minutes. Oops. मैंने आपको याद होगा लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको डायग्राम गिवन हो तो डायग्राम पे ऑलरेडी काफी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन जो इंफॉर्मेशन नहीं गिवन आप वो भी डायग्राम पे ऐड कर लें ताकि आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े. And then rests at Y for 10 minutes. She then takes 10 minutes to run 1.6 kilometers from Y to Z. फिर Y से Z this woman went, or she took 10 minutes. So T equals 10 minutes. ठीक है. अब उन्होंने पूछा क्या है? What is the size of her average velocity for the journey from X to Z? क्वेश्चन है कि उसकी वेलोसिटी क्या थी. अब आप मुझे बता सकते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. एक्सीलेंट. वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. अब आप मुझे बताएं कि वो जो वुमन थी उसने ये पाथ लिया एक्स से वाई और वाई से जी. तो जो पाथ उसने लिया है और जो टोटल लेंथ कवर की है उसने एक्स से जी पे जाने तक, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस. डिस्टेंस. तो अब मैं यहाँ पर 3 लाइंस को कलर कोड करूंगी और आपने मुझे बताना है. अच्छा, ये पिंक वाला तो डिस्टेंस हो गया, राइट. अब आप मुझे बताएं कि इन कलर्स में से डिस्प्लेसमेंट कौन सी है? मैम रेड वाली 2.4. एक्सीलेंट, दैट्स द रेड वन. हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड पॉइंट ऑफ द जर्नी. तो आपकी डिस्प्लेसमेंट इज लाइक दैट. ओके, और मैं आपको ये रिकैप दे रही हूँ फ्रॉम द चैप्टर ऑफ वेक्टर्स कि जब आपके पास दो वेक्टर्स हों लाइक दैट, तो आप उनको ज्वाइन कैसे करते हो? दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ. ओके, सो इट गोज लाइक दैट. और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट या नेट वेक्टर, उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं? पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक लेकर जाते हैं. ओके, पहले की टेल से दूसरे के हेड तक, यानी कि स्टार्ट पॉइंट को एंड पॉइंट से अटैच करें and draw an arrow like that. So this 2.4 kilometers is your displacement. Displacement 2.4 है और आपको क्या लगता है टाइम कितना लगा होगा? मैम 20 मिनट्स. 20 minutes. आपको याद है मैंने आपको बताया था कि टाइम उतना ही लगता है. This is your imaginary path in this situation. पाथ, ओरिजिनल पाथ तो उसने ये लिया था, राइट, कि उसको x से z तक जाने के लिए टाइम उतना ही लगेगा. So मैम रेस्ट वाला टाइम इंक्लूडेड होगा. yes, it will be included. मैम फिर तो टोटल 40 बन रहा है. Hold on, let me check. Calculator. 2.4 divided by the is point. Hold on, 2.4 divided by 20, 30, 40 minutes, and that is 0.06.
Isn't that the answer? 0.06? Yes, ma'am. Yeah, so we will include the rest time. जो वुमेन ने टोटल अपना पाथ लिया था, आपने वो सारा टाइम इंक्लूड करना है. ओके, 20, 30, 40. So 40 minutes. And when you divide 2.4 by 40, you get 0.06. मैम वैसे टेक्निकली टाइम कम नहीं हो जाना चाहिए? That's a really good observation. लेकिन होता ये है कि displacement जो हम ले रहे हैं, that's your imaginary line, right? Original जो उसको टाइम लगा है x से z में जाने तक, that is 20 और 40. उसकी एक और वजह ये है कि टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती. टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, सो दैट वन स्टेज द सेम. आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थी, इसलिए द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेंज्ड. टाइम स्पीड के फॉर्मूला में हो या वेलोसिटी के फॉर्मूला में हो, दोनों फॉर्मूलाज में इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, सो इट वोंट चेंज. डज दैट मेक सेंस नाउ? यस मैम. ठीक है, तो आपने वेलोसिटी के फॉर्मूला में भी हमेशा टाइम वो लेना है जो पूरी जर्नी कवर करने में लगा था. Is this question लेकिन clear? Yes. मैम वाई का टाइम तो रेस्ट का है, चाहे वो एक और भी रेस्ट ले वो तो फिर जर्नी में इंक्लूड नहीं होगा. वो जितनी भी रेस्ट लेगा वो जर्नी में इंक्लूड होगा. ओके, सही है. उसकी वजह ये है कि मैंने आपको बताया कि टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी. आपका जो रेस्ट टाइम है उसको इंक्लूड करने का रीजन क्या है कि टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट डज नॉट चेंज एनीथिंग. हमारा जो ये वाला पाथ है, इट्स एन इमेजिनरी पाथ. अगर उसने ओरिजिनल अपना पाथ ये कवर किया था, लेकिन we're saying कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो we take this displacement, लेकिन टाइम हम ओरिजिनल जर्नी का ही लेंगे because time does not change. उसकी वजह क्या है कि this is an imaginary situation. In this situation उसने हमें explicitly बता दिया है कि वो x से y गया और y से z गई है. Sorry, whatever. The question tells us clearly the woman traveled from x to y and then from y to z. So ये जो रास्ता है, this is your imaginary path in this question. Is it clear now? Yes, ma'am. Okay, let's move on to the next question. The diagram shows the distance time graph of a car. The car is traveling along a straight road up a hill. Straight road up a hill. ठीक है? Which quantity for the car is constant and greater than 0? Let's look at all of these options one by one और फिर कैंसिल करते जाते हैं जो नहीं होंगे. पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं. ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. मुझे बताएं कि उसने हमें क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया है कि इट्स अ स्ट्रेट रोड. तो आपका डिस्टेंस किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के. तो मुझे बताएं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो क्या होता है? Speed or That's right. velocity. Yeah, it could be speed or velocity. और मुझे बताएं कि इस ग्राफ में ग्रेडियंट क्या होता है? 0 होता है, कांस्टेंट होता है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या होता है? Constant. Constant. Now let's look at all the options. Which quantity for car is constant? Acceleration यहाँ पर constant हो सकती है. अगर आपकी speed constant है, तो क्या कार accelerate कर सकती है? नहीं मैम. No. क्यों? क्योंकि acceleration क्या होता है? Change in velocity divided by time. जब आपकी velocity change हो ही नहीं रही, तो कार accelerate नहीं करेगी ना. कार की acceleration यहाँ पर 0 है. Simply put, it's like आपकी जब speed constant है,
तो कार की एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। कार इज नॉट स्पीडिंग अप, तो उन्होंने कहा है ग्रेटर देन 0, तो आपकी एक्सेलरेशन तो 0 है, सो द फर्स्ट ऑप्शन कैंसल्स आउट। मैम हम इसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करें तो क्या आता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया, लेट मी सी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है? डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर आप डिस्टेंस को टाइम से मल्टीप्लाई, इसको डिस्टेंस को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं और बल्कि टाइम स्क्वायर, कुछ भी नहीं आता। इट विल बी अ रियली कॉम्प्लिकेटेड टर्म, लेट मी सी। अगर आप डिस्टेंस को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि कुछ भी नहीं होता। नो नो नो, होल्ड ऑन। अगर आप डिस्टेंस को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं और एक और टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज दीज टू विल कैंसल आउट, तो आपको उधर भी टाइम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So if you want to know technically, distance multiplied by time is speed into time squared, जो कि कुछ भी नहीं है। यस This मैम। was, yeah, speed time graph का area under graph is equal to distance, यानी कि speed into time is distance, okay? यस मैम। Okay. अगला ऑप्शन है gravitational potential energy। क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो सकती है, और अगर नहीं हो सकती तो उसकी वजह क्या है? एनी सजेशन? मैम ग्रेविटेशनल पुल तो हमेशा सेम नहीं होता। यहाँ पे अगर आप देखें तो देयर सेइंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैम इसका नहीं पता। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर होता है, ठीक है, let's say it's a ball resting on the ground, it has no energy, like no gravitational potential energy for now. Whenever you raise something above the ground, ठीक है, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से रेज करते हैं, लाइक उसकी हाइट इंक्रीज करते हैं, तो ये एक एनर्जी गेन करता है जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। I'm gonna use GPE for that. इसका फॉर्मूला क्या होता है? MGH। M क्या है? इस ऑब्जेक्ट का मास। G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। और H क्या है? हाइट जिससे आपने उसको इंक्रीज किया। अब आप अगर इधर देखें तो योर कार इज ट्रेवलिंग अप अ हिल, यानी कि उसकी हाइट इंक्रीज होती जा रही है। लेट्स से आपकी कार, hold on, let me draw the situation in accordance to the question. If this is your hill, ठीक है, ये हिल थी, कहने पहले बिल्कुल ग्राउंड पर थी कार, यहाँ पर थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता द कार ट्रेवल्ड अप द हिल, फिर वो कार यहाँ पर पहुंच गई और फिर वो कार यहाँ पर पहुंच गई। ओके, ये सिनेरियो समझ में आ गया? यस मैम। यहाँ पर अगर हम MGH का फॉर्मूला लगाएं तो मास जो भी होगा उसका कार का कांस्टेंट है, मास तो नहीं चेंज हो रहा ना कार का तीनों पॉइंट्स पे। यहाँ पर G की वैल्यू भी कांस्टेंट है, लेकिन H क्या है? 0, क्योंकि वो ग्राउंड पर है तो कोई हाइट तो है नहीं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। mg मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। अब जब ये कार हिल पर ट्रैवल कर रही है तो इट गेन्ड दिस मच हाइट एट द सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अगर मैं इसको H1 कह देती हूँ, MGH1, राइट?
और यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh2 अब आप मुझे बताएं mg तो दोनों में सेम है, अगर h2 h1 से लार्जर है एज वी कैन सी इन द डायग्राम, तो इन दोनों में से पोटेंशियल एनर्जी कौन सी लार्जर होगी? मैम MgH2। That's right. mgh2 is larger than mgh1, like that. तो कैन यू सी कि जैसे जैसे कार लाइक हिल पर ट्रेवल कर रही है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, राइट? पहले जीरो थी, फिर थोड़ी ज्यादा हुई, फिर और ज्यादा हो गई. इज Yes, दैट ma'am. करेक्ट? तो Yes. कांस्टेंट तो नहीं हुई ना. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो नॉट कांस्टेंट. बी भी कैंसिल हो गया. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अगला है ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? आपके पास कोई भी मास है ना, इस केस में हमारे पास एक कार है, इसका है मास m. अब कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी, राइट? कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है ना, ये आपने याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कोई भी ऑब्जेक्ट जब वेलोसिटी v से मूव करता है तो उसके पास एक एनर्जी आती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. ओके किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में कौन सी एनर्जी होती है? Kinetic. राइट. सो काइनेटिक एनर्जी, इसको हम एनर्जी ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं, एनर्जी ऑफ मोशन. एनर्जी ऑफ मोशन, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर्ड. अब मुझे आप बताएं कि जब कार हिल पर ट्रेवल कर रही है तो उसका मास चेंज होगा कि कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा? Constant. एक्सेलेंट. 1/2 तो पॉइंट नंबर है, 0.5, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, इट्स ऑलरेडी अ कांस्टेंट. एम भी कांस्टेंट है. अब आप मुझे बताएं कि हमने पहले ही डिड्यूस कर लिया था कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हाफ भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो पूरा फॉर्मूला में सब कुछ कांस्टेंट है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द जर्नी की नहीं रहेगी? यस मैम. सो दिस इज योर Ma'am. राइट ऑप्शन. मैम एक बार इसकी एक्सप्लेन करेंगे क्यों कांस्टेंट रहेगी? जी, मैंने आपको बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m हो या कुछ भी मास हो, राइट, जब वो मूव करता है तो उसके पास एक एनर्जी होती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. ओके और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर्ड. तो इस फॉर्मूला में आप जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया ना mgh, और 3 सिचुएशंस में देखा है, 3 हाइट्स पर देखा है, लाइक 3 पार्ट्स ऑफ द जर्नी में देखा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज हो रही थी. उसी तरह हमने काइनेटिक एनर्जी को भी इन तीनों पार्ट्स में देखना है कि उसको क्या हो रहा है. यहाँ पर पहले पार्ट में आपके पास मास कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है. अगले पार्ट में भी मास वही है और वेलोसिटी भी वही है. तीसरे पार्ट में भी मास वही है और वेलोसिटी भी वही है. तो तीनों पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट. आपने इसका फॉर्मूला यूज किया हाफ एम वी स्क्वायर्ड. 1/2 इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय m की जो वैल्यू है वो नहीं चेंज होती. किसी भी चीज का मास अर्थ पे, लाइक एक कार अगर मूव कर रही है तो उसका मास तो नहीं चेंज होगा ना, उतने का उतना ही रहेगा. और जो वेलोसिटी है वो हमें इस ग्राफ से पता चला था पहले ही कि वो कांस्टेंट है, इसलिए तीनों पॉइंट्स पर मास और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो तीनों पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है. यस सही है. ओके. अगला ऑप्शन है रिजल्टेंट फोर्स. अब हम इस जर्नी के इन्हीं तीनों पॉइंट्स को देखते हैं. अच्छा, आई डोंट थिंक आई वांट टू गेट इनटू दैट ट्रिकी पार्ट, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ.
Let me draw this situation again. मैम पास- ये फोर्सेस वाले चैप्टर का पार्ट नहीं है? कौन सा रिजल्टेंट फोर्स? जी। A little bit, लेकिन जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो थोड़ा सा जनरल पॉइंट पे आप कह सकते हैं. तो I think we can just learn a little here. ये आपका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट. Actually, I don't think I wanna. अच्छा, मैं एक दफा समझाती हूँ, अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर हम फोर्सेस के बाद दोबारा एक क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है? और रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे कि कैसे नहीं आता, चेंज होता. अब कार अगर ऊपर जा रही है तो इट डेफिनेटली हैज अ फॉरवर्ड फोर्स, राइट? I think it's not a good idea to do it for now because क्योंकि ये एक एंगल पर है, तो आपको पता है कि वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स, राइट? यस मैम। तो इधर यहाँ पे होता यह है कि वेट का एक कंपोनेंट y एक्सिस में होता है और एक कंपोनेंट x एक्सिस में होता है. ओके, आई थिंक इट्स अ लिटिल, होल्ड ऑन. वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, एक कंपोनेंट x एक्सिस में और दूसरा कंपोनेंट y एक्सिस में. ये जो x एक्सिस में कंपोनेंट है, इट्स लाइक अ काउंटर फोर्स टू द फॉरवर्ड फोर्स, और बैकवर्ड में आपके पास फ्रिक्शन भी एक्ट करती है. ओके, does that make sense, or do you guys want to do it after we cover forces? मैम आ रही है समझ थोड़ी बहुत। थोड़ी, चले ठीक है, फिर हम इसको फोर्सेस कवर करने के बाद करते हैं, ठीक है? Remind me when we're done with the chapter of forces and we'll come back to this, okay? I think I have, okay, you know what? I have a very simple way to explain it. मुझे वो components में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इधर ही समझ आ चुकी है. I got another idea. Have you guys heard this formula before? F equals ma. यस मैम। अब आपको एक बात तो हमें अभी तक पता चल गई है कि मास कांस्टेंट है, राइट? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? यस मैम। अब आप मुझे बताएं कि हमने अभी ए पार्ट में देखा था कि इसकी एक्सेलरेशन 0 है. याद है ना कैसे एक्सेलरेशन 0, भूल तो नहीं गया? यस मैम। क्यों एक्सेलरेशन क्यों 0 थी? क्योंकि कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, कार स्पीड अप नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन क्या है? 0. कार एक्सेलरेट हो ही नहीं रही, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है. तो अगर किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा. तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गई है? 0. इसलिए यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स भी 0 है. ओके, सही है मैम, समझ आ गया। excellent. All right, next question. The speed time graph of a car is shown. What is the acceleration of the car at 30 seconds? यहाँ पर. What do you guys think? मैम Yes. ये सी ऑप्शन होनी चाहिए, सॉरी बी ऑप्शन, 25 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 30। Okay. आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, change in velocity divided by time, which is your v final minus v initial divided by your change in time, जो भी आपका टाइम है. और आप कह रहे हैं वो होगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी? 25, और टाइम है फाइनल 30. इस 30 पर आपकी वेलोसिटी है 25, तो 25 माइनस स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी? 5, डिवाइडेड बाय आप कह रहे हैं 30. आप ये कह रहे हैं ना? यस मैम।
आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताता है स्ट्रेट लाइंस की, इन ग्राफ्स की, यस। स्ट्रेट लाइंस। आपके पास जब कर्व्स होते हैं तो आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते इस फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला अगर आप कर्व्स पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आएगी। ओके, पहली बात आपने ये याद रखनी है। पहली बात ये याद रखनी है कि ये फॉर्मूला, पॉइंट का है सॉरी स्ट्रेट लाइन वाला। जी आप क्या कह रहे हैं? ये आपने स्ट्रेट लाइन वाली क्या आपने पॉइंट का है? मैंने आपको बताया है कि जब आपके पास एक स्लैंट स्ट्रेट लाइन होती है तो ये फॉर्मूला आपको तब कौन लाइक प्रिसाइज एक्सेलरेशन बता। कर्व्स के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर कर एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, वो आपको एवरेज एक्सेलरेशन देगा। पहली बात ये है। ओके, अब दूसरी हमारी उससे इम्पोर्टेंट बात है जो कि इस क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है। अच्छा, आपको स्ट्रेट लाइन वाली बात समझ आ गई? यस मैम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स पर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर क्या एक्सेलरेशन है? तो आपको मैंने बताया था कि जब आपका कर्व्ड पाथ हो तो आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करने होते हैं देखने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए। और यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? 0। So that is why your acceleration is 0 here. ओके, अगर आपको सिर्फ यहां तक जर्नी गिवन होती, सिर्फ यहां तक, सिर्फ यहां तक जर्नी गिवन होती और आगे से ये ना गिवन होता और आप वो फॉर्मूला लगाते तो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाती। क्योंकि हम कर्व्ड पाथ्स पर ये वाली फॉर्मूला लगाकर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पर पहली बात उसने हमसे एवरेज एक्सेलरेशन नहीं पूछी, एक्सेलरेशन पूछे, तो पहली आपको बात पता चल गई कि यू कांट यूज दिस फॉर्मूला ऑन अ कर्व्ड पाथ। एक कर्व्ड ग्राफ पे आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, कर्व्ड पाथ नहीं, सॉरी, कर्व्ड ग्राफ, राइट। दूसरी बात ये कि आपको इस एग्जैक्ट पॉइंट पर चाहिए, और कर्व्ड पाथ पर हम ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? टेंजेंट्स ड्रॉ करके। आप यहाँ टेंजेंट बनाए, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिली, आपको पता चल गया कि एक्सेलरेशन 0 थी। क्लियर? यस मैम। Okay, next question. The speed time graph represents a short journey. Speed time graph. Which distance time graph represents the same journey? आपने जब भी इस तरह के क्वेश्चंस देखने हैं तो इस क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर कर लें कि ये क्वेश्चन में आपको ग्राफ क्या कह रहा है, ताकि फिर जब आप कनेक्ट करते हैं ना पॉइंट्स को, दैट वुड मेक मोर सेंस। अगर आप पहले ही सारे ऑप्शंस देख लेंगे ना तो यू वो गेट biased towards one option or another. इसलिए पहले खुद डिसाइड करें कि क्या क्या यहाँ पे चल रहा है और फिर आगे मूव ऑन करें। अच्छा, यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, और जो जो आपको पता है ना मुझे अब बताते जाएं। स्पीड टाइम ग्राफ अगर स्लांट लाइन है तो इसका ग्रेडियंट, पहली बात ये क्या शो करता है? एक्सीलरेशन यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी होगी, क्या होगी, सॉरी, कांस्टेंट। कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या कार स्पीड अप कर रही है? नो मैम। यस मैम। नहीं, यस, अगर एक्सेलरेट हो रही है कोई चीज तो वो स्पीड अप हो रही है। यस, इट्स स्पीडिंग अप। मैम अगर स्पीड कांस्टेंट होती तो एक्सेलरेशन 0 होनी थी ना? यस, अगर स्पीड कांस्टेंट होती तो ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती। मैम अगर स्पीड डिक्रीज होती तो एक्सेलरेशन फिर भी तो कांस्टेंट हो सकती थी। फिर भी कांस्टेंट होनी थी लेकिन नेगेटिव होनी थी, यानी कि कार इज स्लोइंग डाउन। ओके सही है जी। ठीक हो गया? अब ये कार, पॉइंट बस समझ नहीं आ रहा। कौन सा पॉइंट? यही वाला, ये स्पीड इंक्रीज कैसे हो रही है? वाई एक्सिस पे देखें आप,
जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, अब इस टाइम पे देखें, इस टाइम पर देखें, इस टाइम पर और इस टाइम पर, ठीक है। आप अपने ग्राफ से चेक करें। इस टाइम पर एक्स एक्सिस पे जब आप ऊपर जाते हैं, इधर ग्राफ टच करके वाई एक्सिस पर जाएं तो ये वैल्यू है स्पीड की। कुछ टाइम बाद स्पीड देखें तो ये वैल्यू है स्पीड की। कुछ और टाइम बाद स्पीड देखें तो ये है स्पीड की वैल्यू। एंड आफ्टर अ लिटिल व्हाइल दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड। तो आपको नजर आ रहा है कैसे स्पीड इंक्रीज हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। यस मैम, लेकिन फिर तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होनी चाहिए। एक्सेलरेशन कहते ही स्पीड को इंक्रीज होने को है। आपने जब आप लाइक इफ यू आर ड्राइविंग अ कार एंड यू एक्सेलरेट, तो आप गाड़ी की स्पीड इंक्रीज कर रहे होते हैं। एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? किसी भी चीज के स्पीड अप होने को। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यानी कि कार इज स्पीडिंग अप। थोड़ी बहुत समझ आई कि नहीं? यस मैम। अगर आपको कोई भी अभी बात नहीं समझ आई दोबारा पूछ लें। मैम तो एक्सेलरेशन इंक्रीज कब करेगी? अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगी, इसका मतलब होगा कि ये देखें, लेट्स से ये है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3, 4 सेकेंड्स के बाद, 5 सेकेंड्स के बाद और 6 सेकेंड्स के बाद। आपने हर एक एक सेकंड के बाद देखा कि क्या चल रहा है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी 0, यहाँ पर वेलोसिटी हो गई 2, यहाँ पर वेलोसिटी हो गई 10, यहाँ पर वेलोसिटी हो गई 30, यहाँ पर 90 और फिर हो गई 300 लेट्स से। अब देखिए इधर कितना चेंज आया है, +2। इधर कितना चेंज आया है, +8। इधर कितना चेंज आया है, +20। इधर कितना चेंज आया है, +60। और इधर कितना चेंज आया है, +210, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो जब चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज होता जा रहा है ना, चेंज इंक्रीज हो रहा है, तो ये कार की एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। कार की एक्सेलरेशन इंक्रीज होने का मतलब है कि हर इंटरवल में कार की स्पीड का जो चेंज है वो ज्यादा है। पहले इंटरवल में सिर्फ 2 पॉइंट्स इंक्रीज हुआ है, अगले इंटरवल में वेलोसिटी 8 पॉइंट्स इंक्रीज हुई है। अगर इफ दिस इट्स अ नॉर्मल पर्सन ड्राइविंग, आप इमेजिन करें कि किसी ने लाइक कार ड्राइव करना स्टार्ट किया, पहले वो आहिस्ता चला रहा था, फिर वो तेज चलाने लग गया अचानक से। पूरी जर्नी में उसकी स्पीड तो इंक्रीज हो रही है, पहले कम इंक्रीज हो रही थी, फिर ज्यादा तेज इंक्रीज होने लग गई। इसका मतलब है उसके जो वेलोसिटी का चेंज था वो भी ज्यादा हो गया। लाइक दोबारा रिपीट करती हूँ, एक कार ड्राइव कर रहा है, लाइक अ पर्सन ड्राइविंग अ कार, और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है थ्रू आउट द जर्नी, लेकिन शुरू में उसने थोड़ी स्पीड इंक्रीज की, फिर उसने ज्यादा स्पीड इंक्रीज कर दी। यहाँ पे उसने सिर्फ 10 स्पीड इंक्रीज की थी, यहाँ पे उसने 40 स्पीड इंक्रीज कर दी है। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? यस मैम। मैम लेकिन जो हमारा ये वाला केस है ग्राफ वाला, उसके अंदर ये केस है ना कि जिसमें +2 चेंज आर कांस्टेंट। हाँ जी, उसमें कांस्टेंट है चेंज। चेंज कांस्टेंट है यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। क्लियर? यस मैम। अच्छा, एक्सेलरेट हो रही है कार यानी कि इट्स स्पीडिंग अप। और अगर किसी चीज की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वो डिस्टेंस फिर ज्यादा कवर करती जाएगी। इफ समथिंग्स, मैंने ये लास्ट लेक्चर में बताया था, एक क्वेश्चन हमने किया था ये वाला, होल्ड ऑन, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी हमारे पास, द कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, और हमने डिस्टेंस का ही ग्राफ बनाया था। एग्जैक्टली वो क्वेश्चन है। मैंने आपको कल समझाया था कि चेंज इन वेलोसिटी सेम है यानी कि एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन उसकी स्पीड तो इंक्रीज हो गई है ना। पहले उसकी स्पीड 0 थी, फिर उसकी स्पीड 2 हो गई, फिर उसकी स्पीड 4 हो गई।
अब जब कोई बंदा भागना शुरू करता है, शुरू में वो कम डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन जब उसकी स्पीड ज्यादा होगी है तो वो उस 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना, जब उसकी स्पीड ज्यादा हो गई है। उसी तरह यहाँ पर कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है, राइट? स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा? Actually, I just realized that we didn't even have anything to do with the acceleration. मुझे पहले क्वेश्चन को देख लेना चाहिए था. I'm so sorry, I'm confusing you guys. I'm actually using this concept to get to the concept of speeding up. जबकि it's directly given in the question कि the car is speeding up, उसकी speed increase हो रही है. और अगर I'm glad you guys actually understood this concept, like we revised it, so we're not at loss. लेकिन let's make it a little less complicated. यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्राफ हमें बता रहा है कि कार की स्पीड क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। अब एक चीज की, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट? तो ऑप्शन डी तो डायरेक्टली कट आउट हो जाता है कि उसका डिस्टेंस सेम नहीं रह सकता। इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस उतना ही, ये तो नहीं हो सकता। अब वही एग्जाम्पल याद करें जो मैंने कल सुनाई थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड अप होता है, उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, हर 1 सेकंड में अगर आप उसकी जर्नी रिकॉर्ड करते हैं, आप इमेजिन करें कोई 100 मीटर की रेस है एंड अ पर्सन इज रनिंग दैट रेस। शुरू में आपको वो आहिस्ता भागता हुआ नजर आएगा, फिर जैसे वो स्पीड तेज करेगा तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना इस इंटरवल में, कंपेयर टू दिस वन इंटरवल। Yes. लेट मी refine it a little. Let's say कि ये डिस्टेंस आपको शो कर रहा है, दिस इज योर डिस्टेंस। पहले 1 सेकंड में उसने इतना सा डिस्टेंस कवर किया, अगले 1 सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया क्योंकि उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई है। तो वो पहले से 1 सेकंड में कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगले 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, उससे अगले 1 सेकंड में और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। डज दिस मेक सेंस? Yes, ma'am. तो आपको एक इंक्रीजिंग ग्राफ चाहिए। अगर हम यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ कर लें, I want these to be evenly spread, like that, this, and this. Hopefully it's close to accurate. अगर आप इधर इसको देखें तो यहाँ पर इतना, then you have this much, then you have this much, this much. Can you guys see the difference? कि पहले एक इंटरवल में वो इतना सा डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगले में वो इतना कर रहा है, in the next one it's covering this much, in the next one it's covering this much, and in the next one it's covering this much. तो हर इंटरवल में आपको डिस्टेंस कवर इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। Yes, ma'am. So this is your right option. I'll recap that. This graph tells you कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। बस आपने ना ये याद कर लेना है, बल्कि अगर आप रियल लाइफ में भी इस एग्जाम्पल को देखें तो आपको, आप एक काम कीजिएगा, आफ्टर द क्लास जस्ट रन, you're two guys, right? एक बंदा भागे और दूसरा देखे कि क्या होता है। When you start running, पहले सेकंड में आप थोड़ा डिस्टेंस कवर करेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी स्पीड इंक्रीज होगी उसके अगले 1 सेकंड में आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे पिछले 1 सेकंड के मुकाबले में। इसी तरह इस पहले सेकंड में थोड़ा डिस्टेंस कवर किया, उसके अगले सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर हुआ है पिछले 1 सेकंड से, क्योंकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो चुकी थी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. लेकिन सी थोड़ा बहुत हो नहीं था। क्या नहीं हो जाता? सी
C. C. Okay, it's also increasing. No, it's wrong because it's a constant graph. Let me see. Oh, I actually got one more idea to explain it. Complicate करने की ये line draw करने की जरूरत ही नहीं है. I got a better idea to explain it. Let me erase all of that. अब आप लोगों को समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ज्यादा अच्छे तरीके से. ये ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ और यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है मुझे आप बताएं. इंक्रीज हो रही है. इंक्रीज. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या शो करता है. स्पीड अब मुझे जरा आप बता दें यहाँ पर स्पीड क्या है. 0 यहाँ पर स्पीड क्या है. कांस्टेंट. यहाँ पर क्या है इंक्रीजिंग और यहाँ पर डिक्रीजिंग. प्रॉब्लम सॉल्व्ड. Is that clear now? यस मैम. अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. नो मैम. ओके यहाँ पर हमें पता है क्वेश्चन में स्पीड इंक्रीज हो रही है और हमने 4 ग्राफ्स की शेप्स पढ़ी थी. बस इतना पता होना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको स्पीड बताता है. हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है. स्लैंट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है. अपवर्ड फेसिंग कर्व का ग्रेडियंट इंक्रीजिंग होता है और डाउनवर्ड फेसिंग कर्व का ग्रेडियंट डिक्रीजिंग होता है. तो ग्रेडियंट इंक्रीजिंग वाला ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड दैट्स इट फॉर दिस वन. ठीक हो गया. यस मैम. Okay, next question. A speed time graph for the journey of a car is shown. What is the distance time graph for the journey? वही करना है जो पीछे किया था. अच्छा, speed time graph, distance time graph का gradient आपको क्या शो करता है. Speed. अब इस ग्राफ क्योंकि आपका ग्राफ की शेप बदल रही है बार बार, इसको 2 पोर्शंस में चेंज कर लो. ब्रेक कर लो. एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन. I'm gonna call this one too. पहले पोर्शन में स्पीड इंक्रीज हो रही है तो पहला पोर्शन आपने वो लेना है इन चारों ग्राफ्स में से जहां पर आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही हो. इज दिस एन इंक्रीजिंग ग्राफ. No ma'am. इट्स अ डाउनवर्ड फेसिंग कर्व लाइक दैट. जी मैम B और D इंक्रीजिंग है. हाँ जी. ए और सी इज डाउनवर्ड फेसिंग कर्व. तो हमें पता है अगर हम इसको और इसको दोनों को इसी तरह 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो ये एक डाउनवर्ड फेसिंग कर्व है लाइक दैट एंड दिस वन इज वेल. तो ये दोनों तो कैंसल्ड. अब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों का अगर कंपेयर करें तो अपवर्ड फेसिंग है. अगले सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है. स्पीड क्या है. कांस्टेंट. स्पीड क्या है. कांस्टेंट है ना. तो अब इन दोनों में से कौन सा ग्राफ कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट ग्रेडियंट शो कर रहा है. D. बी. क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट ग्रेडियंट शो करती है. कांस्टेंट ग्रेडियंट या कांस्टेंट स्पीड. सो बी इज योर ऑप्शन. यस मैम D नहीं होना चाहिए. Let me think again. Speed is constant. Distance time graph का gradient shows you speed. So your gradient needs to be constant. Wait a second, let me repeat that. I lost my trail of thought. Distance time graph का gradient gives you speed. यहाँ पर स्पीड इज इंक्रीजिंग तो पहला आपको चाहिए वो कर्व जहां पर आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही हो यानी कि दिस वन और दिस वन. फिर आपको वो ग्राफ चाहिए जहां पर स्पीड कांस्टेंट हो. ग्रेडियंट कांस्टेंट होना चाहिए.
यानी कि this one. No, B is your right option. यहाँ पर gradient 0 है. ओके सही है मैम। ठीक Here, जी सही। अगला question. The curved line on the distance time graph shows the motion of a toy car. ये curved line क्या है? Toy car का motion. The straight line is the tangent to the curve at 10 seconds. यहाँ पर tangent draw किया. What's the speed of the car at 10 seconds? मैम इसके अंदर सिर्फ ये नहीं समझ आई, हम डिस्टेंस के अंदर 6 यूज करेंगे जो कि, या फिर जो टेंजेंट 3 पे जा रहा है। यहाँ पर आप टेंजेंट का ग्रेडियंट यूज करेंगे. जी Okay, so you're gonna apply the formula of gradient. कोई भी 2 points लेने Viper. Let's take this one and maybe this one. यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? 9. मैम और यूज करेंगे Sorry, 6 can you repeat that? 6 मैम 6 आप 6 नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो एक इंस्टेंट पर है. At 10 seconds. Oh, at 10 seconds. जब भी आपके पास कर्व्ड पाथ होता है ना, तो आप जो टेंजेंट बनाते हैं उसका ग्रेडियंट आपको बताता है कि आपके इस ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है. इस इंस्टेंट पर आप 6 नहीं यूज करेंगे, आप इस लाइन का टेंजेंट ग्रेडियंट फाइंड करेंगे. ओके, यस मैम अगर आप 6 यूज करते हैं ना तो वो आपको एवरेज स्पीड बता देगा, लेकिन आपको चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड इस इंस्टेंट पर. तो यू कैन फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस टेंजेंट, और ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपने यूज करना है कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x वैल्यू. चेंज इन y क्या होता है कि जो सेकंड y की वैल्यू है उसमें से फर्स्ट y की वैल्यू माइनस करें डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. यहाँ पर y की वैल्यू 9 है और x की वैल्यू क्या है 20. यहाँ पर y की वैल्यू है 3 और x की वैल्यू है 0. इसको आप कह लें y2, oh sorry x2. आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी. हाँ जी, मैम मेरा आंसर तो यूं ही आ गया था कि मैंने ये वाला 3 यूज किया था टेंजेंट वाला और डिवाइडेड बाय 10, तो 0.3 आंसर आ गया था। 3 कहाँ से आ रहा है आपके पास? मैम ये जो टेंजेंट वाली लाइन डिस्टेंस पे एक वो कर रही है पॉइंट आउट, 2 और 4 के दरमियान 3 है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लें, ये कह रहे हैं आप? नहीं मैम मैं कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ डिस्टेंस का यहाँ से 3 लिया था और सेकंड्स में से 10 लिया था 10 सेकंड पे, और 3 डिवाइडेड बाय 10 मेरे पास आंसर आ गया था 0.3 डिवाइडेड बाय 10, ये 3 और ये 10. जी। आप अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि आपका आंसर कैसे आया. गिव मी 1 second, आई विल टेल यू हाउ यू गॉट योर आंसर. लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट. ओके, जी ये देखें, आपने एक पॉइंट, होल्ड ऑन, लेट मी कलर कोड दिस. मैं आपको ये बता रही थी कि आपने इस डॉटेड लाइन का जो पिंक मैंने कर दिया इसको, बल्कि रहने दो, लेट मी कीप इट एज द डॉटेड लाइन. इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है. चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x. y की वैल्यू क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. तो I took this point and this point. मैंने इसलिए ये दोनों पॉइंट्स लिए क्योंकि मुझे यहाँ पर होल नंबर्स मिल रहे हैं. ये होल नंबर है, ये होल नंबर है. ओके, आप कोई भी लाइन पे पॉइंट्स पिक कर सकते हैं, टोटली अप टू यू. यहाँ पर x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू है 9. तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x की 20, y की 9. और यहाँ पर x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 3. ओके, अब मैं इसको कह लेती हूँ x2 y2 और इसको x1 y1. मुझे y2 को y1 से सब्ट्रैक्ट करना है. y2 माइनस y1 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 20 माइनस 0.
9 minus 3 is 6 by 20. Let me plug that into my calculator. 6 by 20 is 0.3. Is that the answer? Let me check. Yes, ma'am. Okay. Yeah, that's the answer. तो आपको मैं एक दफा रिपीट करती हूँ कि आपने करना क्या है, फिर I'll come back to what you were saying. अगर आपको एक इंस्टेंट पर स्पीड चाहिए, यानी कि इस इंस्टेंट पर, दिस वन राइट हियर, तो आप क्या करेंगे, इस कर्व्ड पाथ पर, इस कर्व्ड ग्राफ पर उस इंस्टेंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, लेकिन आपको उन्होंने ऑलरेडी टेंजेंट ड्रॉ करके दे दिया. ऑल यू हैव टू डू इज टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस टेंजेंट. ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा. अब लेट मी डुप्लीकेट दिस पिक्चर और मैं आपको बताती हूँ कि आपका आंसर कैसे आ गया. आप कह रहे थे कि आपने ये 3 वैल्यू ले ली और ये 10 ले लिया. आपने 3 by 10 किया, आपका आंसर 0.3 आ गया. राइट? असल में हुआ ये था कि आपने ये पॉइंट था और ये पॉइंट लिया आपने. नहीं, आपने ये नहीं किया, करना ये था. मैंने आपको बताया ना, इस डॉटेड लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट्स लें और ग्रेडियंट निकाल लें. अब इस डॉटेड पॉइंट पर x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 6 और यहाँ पर x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू क्या है 3. तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x. मैम मैंने ग्रेडियंट ही डिफाइन किया था. मैंने मैम मुझे लगा था जिस तरह नॉर्मली यूं होना था कि जो सेंटर वाला पॉइंट है 6 बन रहा है, 6 डिवाइडेड बाय 10 डायरेक्टली आंसर आ जाना था. लेकिन मैंने क्योंकि टेंजेंट था, मुझे लगा मुझे क्योंकि वो 3 की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो 3 डिवाइडेड बाय 10 यूज करके आंसर आ जाएगा. असल में आपका बहुत अच्छा तुक्का लग गया. जी, वैल्यूज मैच हो गई हैं. करना ये था कि y2 minus y1 करना था. y2 क्या है, लेट मी कंप्लीट दिस वर्किंग. x2 y2 x1 y1. y2 है 6 और y1 क्या है 3. x2 है 10, x1 है 0 और आपकी इसलिए 3 by 10 वैल्यू आ गई. तो कोइंसिडेंटली योर नंबर्स मैच्ड. ये लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट्स लें और उसका ग्रेडियंट निकाल लें. ग्रेडियंट का फॉर्मूला है y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1. ओके, तो y2 6 था, y1 3 था, इसलिए 6 minus 3 करने से आपके पास 3 आ गया. आप अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट लेंगे ना तो इट विल नॉट लाइक मैच. इससे कुछ फिगर आउट नहीं होगा एग्जैक्टली कि आप कर क्या रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर नंबर्स मैच हो गए हैं, लेकिन यू नीड टू गेट योर कॉन्सेप्ट राइट ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके पास जब आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें. Okay? सही. ओके. A car travels along a road at 50 kilometers per hour. The driver applies the same braking force at the same pace. Okay, let me reread it. A car travels along a road at 50 kilometers per hour. So I'm just going to draw it. The road hai and a car is traveling on it at 50 kilometers per hour. The driver applies the same braking force at the same place on a day when the surface is dry and then on a day when the road is wet. Let's say ये point था, यहाँ पर driver ने force apply की, same force है और same place है. On the wet surface, how many of these distances are greater than on the dry surface? मैम इसका आंसर मेरा ठीक था, लेकिन इस जैसे जितने भी क्वेश्चंस थे ना मैम, इसके रिलेटेड जैसे बहुत क्वेश्चंस थे, ब्रेकिंग डिस्टेंस पे, स्टॉपिंग डिस्टेंस, थिंकिंग डिस्टेंस. इसका आंसर भी मेरा सही था, सी आंसर था. लेकिन मैम मुझे इनकी समझ नहीं आई कि ब्रेकिंग डिस्टेंस कौन सा होता है, स्टॉपिंग और थिंकिंग. Okay. लॉजिक क्या है? Okay. Let's understand all of these one by one. Braking distance, सबसे पहले thinking distance पे आते हैं. अब सोचिए कि ये था पॉइंट जहां पर
लेट्स से कि यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल है, ठीक है, यहाँ पर रेड लाइट कह लेते हैं, यहाँ पर रेड लाइट है, ठीक है, और ये ड्राइवर आ रहा है, उसने इस पॉइंट पर रेड लाइट को देख लिया, यहाँ पर रेड लाइट को देख लिया, एक आई ड्रॉ कर लेती हूँ, रेड लाइट को यहाँ पर देख लिया। अब वो देखते साथ उसी इंस्टेंट पर ब्रेक नहीं लगा लेगा, कुछ सेकंड्स लगेंगे, कुछ सेकंड्स नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा उसको स्टॉप करने में, क्योंकि उसके ब्रेन को प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि रेड लाइट हो गई है। तो इतना सा डिस्टेंस उसने लिया ब्रेक अप्लाई करने में। अभी जो येलो वाला मैंने डिस्टेंस ड्रॉ किया है, दिस इज योर थिंकिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब जब उसने यहाँ पर ब्रेक्स अप्लाई कर दी हैं, ब्रेक्स अप्लाइड, ओके, तो कार जब ब्रेक पे उसने प्रेस किया है तो उसी वक्त स्टॉप नहीं हो जाएगी, इट विल टेक अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड टू स्टॉप एज वेल, थोड़ा सा डिस्टेंस द कार विल ट्रैवल बिफोर इट स्टॉप्स। See, it will travel a little bit of distance and then stop. तो ये जो रेड वाला डिस्टेंस था, that's your braking distance, not that brake. AKING distance, ठीक है। और ये जो टोटल डिस्टेंस था जब उसने देखा until it stops, it's your stopping distance. ये मिलकर सारा क्या बनता है? This pink one is your stopping distance. क्लियर हो गया कि ये तीनों डिस्टेंसेस क्या है? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वेट सरफेस जब थी तो कौन से ये दो डिस्टेंस थे आर ग्रेटर देन ऑन द ड्राई सरफेस, वेट सरफेस पर कौन से दो डिस्टेंस ज्यादा होंगे ड्राई सरफेस से? अब रेड लाइट उसने देखी, उसका ब्रेन तो वही है ना ड्राइवर का, तो उसको सोचने में तो उतना ही टाइम लगेगा, राइट? Yes, ma'am. सपोजिंग वेरी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, अगर सेम इंसान है, सेम ब्रेन है, स्ट्रेस फ्री है या जो भी है, सर्कमस्टेंसेस अगर सेम है तो थिंकिंग डिस्टेंस तो नहीं बदलेगा, क्योंकि उस पर्सन का थिंकिंग प्रोसेस थॉट प्रोसेस या ब्रेन सेम है, राइट? सो थिंकिंग डिस्टेंस इस सिचुएशन में, अगर बारिश हो रही है तो उसका थिंकिंग डिस्टेंस तो नहीं बदल जाएगा ना, राइट? Yes. I'm assuming here that the person is sane at that time and it's like his brain is or her brain is functioning normally. अब ब्रेकिंग डिस्टेंस, जब उसने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं तो कार को रुकने में ज्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा, कि उतना ही टाइम लगेगा वेट सरफेस पे? ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गई है, राइट? व्हेन इट्स अ वेट सरफेस, फ्रिक्शन रोड के और टायर के दरमियान में कम हो गई है, सो द कार विल स्लिप अ लिटिल बिट, तो उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा, दिस विल मैम इंक्रीज। मैम बहुत ज्यादा हो जाता है कि बिल्कुल माइनर सा फर्क आएगा? डिपेंड करता है कि किस तरह की सरफेस है। अगर तो बिल्कुल थोड़ी सी बारिश थी, बहुत थोड़ा पानी था या वेट सरफेस थोड़ी थी, तो फ्रिक्शन थोड़ी कम होगी। अगर स्नो है और इट्स आइस्ड, तो वो ज्यादा फ्रिक्शन कम हो जाएगी। सरफेस जितनी स्मूथ होती जाएगी फ्रिक्शन उतनी कम होती जाएगी, जितनी फ्रिक्शन कम होती जाएगी ब्रेकिंग डिस्टेंस उतना ज्यादा होता जाएगा, ओके? यस। और स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? थिंकिंग प्लस ब्रेकिंग, थिंक प्लस ब्रेक। तो थिंकिंग प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू योर स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो इन दोनों का सम भी तो इंक्रीज होगा ना, जी। तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। ऑप्शन इज ओके। सी 2।
Are these three clear? Yes, ma'am.